जी, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों व नौजवान साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 100 दिन से लगातार दिल्ली को चारों तरफ से घेर के किसान बैठे हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए, लाखों लोग 100 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार का जो रवैया वो दर्शाता कि किस तरह के निर्लज्ज लोगों की सरकार है ये। आप सभी को पता, एक व्यक्ति धरने पे बैठा था अन्ना हजारे, आमरण अनशन पे था इसी दिल्ली में। जब कई रोज उनको हो गई, 17-18 दिन आमरण अनशन पे हो गई, तो उस समय की सरकार रात के 12 बजे संसद चली थी और रात के 12 बजे संसद में हाथ जोड़ के ये अपील की गई थी अन्ना हजारे जी से कि आप जैसा कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे सरकार मानेगी, लेकिन ये सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके स्वास्थ्य पे कोई आपका कुछ बिगड़े, नुकसान हो। एक सरकार वो थी और एक सरकार ये 100 दिन लाखों लोग, पूरी सर्दी निकाल दी लोगों ने। 250 किसान शहीद हो चुके हैं। एक शब्द इस सरकार के किसी ने, प्रधानमंत्री से लेके इनके किसी भी मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इससे घटियापन कोई हो सकता है क्या? आप सभी वो लोग हैं, अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने किसी भ्रम में भ्रमित होकर बड़े उत्साह के साथ इस सरकार को बनाया था। आपकी बात सुनना तो दूर, ये तो ढासा बॉर्डर के लोग भाग्यशाली हैं। जो हरकतें दूसरे बॉर्डर पे हो रही हैं उसका सामना आपको नहीं करना पड़ रहा। गाजीपुर के आसपास जो इनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, सैकड़ों की संख्या में पत्थर फेंकने के लिए, लाठी चलाने के लिए बॉर्डर पे भेजा गया था। जिस दिन राकेश जी का वो आपने देखा होगा, जिस दिन माहौल बना था। मैं टिकरी बॉर्डर पे था, मैं सिंगू बॉर्डर पे था। सिंगू बॉर्डर पे हमारे आसपास के कुछ नौजवान गांव के, क्योंकि उनको किसान नहीं दिखता, उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां ही अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। अपने माँ बाप उनको दिखाई नहीं देते हैं। उनके किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग बैठे, ये उनको दिखाई नहीं देता। पुलिस पीछे खड़ी है, लड़के पत्थर फेंक रहे हैं आंदोलनकारियों के मंच पे। पुलिस भी आंसू गैस उन पे नहीं छोड़ रही है, पत्थर फेंकने वालों पे। पुलिस भी आंसू गैस मंच की तरफ छोड़ रही है। आपने देखा होगा, टेलीविजन में आया था ये सब। सिंगू बॉर्डर पे हुआ। मैं था सिंगू बॉर्डर पे, मैंने फोन किया एक बड़े नेता को। मैंने कहा इस तरह से किसान का मनोबल नहीं टूटेगा, तुम गलतफहमी हो। ये तुम्हारा घटियापन है, ये दर्शाता है कि तुम किस मानसिकता के लोग हो। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो, तुम में मानवता नाम की चीज ही नहीं है। मैंने पता कराया, वो गांव हमारे ही है। सिंगू था, मुखमेलपुर था, अलीपुर था, बुआना था, पूंट थी, उन्हीं गांवों के, नरेले के, बांकनेर के, उन्हीं गांवों के जो सिरफिरे नवयुवक थे, उनको बुला के पत्थर फेंकवा रहे थे। उनके साथ कुछ बाहर के लोग थे। पत्थर फेंकवाए गए, वहां पे लगातार 2 दिन पत्थर फेंकवाए गए। 1 किलोमीटर पहले बैरिकेटिंग थी, उनको पुलिस वाले 1 किलोमीटर चला के लेके गए पत्थर फेंकने के लिए। ये रवैया मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये रवैया चल रहा। ये बहन जी बैठी है, सुदेश बहन जी, मैंने कहा
हीरा सिंह जी की बेटी हैं आप, आपके पिताजी का आज भी नाम जिंदा है उन गांव में। आप जाओ उन गांव में और जाके वो नौजवान, हमारे पास नाम है कौन कौन लड़के थे, किस किस गांव के थे, उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ऐसा नहीं है हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो काम उनका वो हमारा नहीं। वहां पे लाखों लोग बैठे, एक भी बच के नहीं जा सकता था, लेकिन हम यहाँ कोई मरने मारने नहीं आए। हमने संयम बरता, उनके घर पे ये खबर भिजवा दी कि अपने बच्चों को संभालो। ये बहन जी भी गई बहुत से घरों में। निरंतर इस तरह की घटना वहां जब पार नहीं बसाई, आप तो यहाँ हरियाणा में बैठे हैं, ये सांसद उस चौधरी साहब सिंह का बेटा जो देहात के लिए जीता और मरता था, उसका बेटा आज लोगों को भेज रहा है टीकरी बॉर्डर पे। और कल एक लड़का फावड़ा उठा के कह रहा कि इस फावड़े से सर भी कलम कर दिया जा सकता। इतनी घटियापन पे ये पार्टी आई हुई है और इतनी घटियापन पे हमारे नेता आए हुए हैं, जिनको हम कूद कूद के माला, जिनकी दूसरी पीढ़ी को कूद कूद के माला पहनाते हैं। इनके पिताजी का सम्मान किया, इसको 2 दफे संसद में भेजा। ये आज हम पे फावड़े से हमारी गर्दन काटने के लिए बच्चे भिजवा रहा है। देखा होगा आपने, वीडियो चल रहे हैं, कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को लाके वहां जो रास्ता झाड़ोदे से बहादुरगढ़ आता, उस पे हमारी एक बार ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं खड़ी है, हमने वो रास्ता नहीं रोक रखा, हमने उस रास्ते को नहीं रोक रखा। हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं वो बाईपास पे बैठे हुए हैं। झाड़ोदे वालों को कहीं हम अड़ते नहीं है। दिल्ली में अब आपका ढांसे का धरना है, दिल्ली में एक कदम भी आप नहीं है। जो दिल्ली का गांव अगर ढांसे ऐतराज करे तो किस लिए? हम दिल्ली की सीमा में नहीं, दिल्ली का लेना नहीं दे। झाड़ोदा भी इस तरह से ही है। हम दिल्ली में बैठे नहीं, झाड़ोदे की सीम में बैठे नहीं, झाड़ोदे वाले रास्ते को हमने रोक नहीं रखा। लेकिन बिल्कुल साफ है, मकसद रास्ता नहीं है, मकसद तो दलाल है। ये उस बीजेपी के, ये इन दलों को मोदी दिखाई देता है, अपने चाचा ताऊ, अपने रिश्तेदार दिखाई नहीं देते हैं। इतने गिर गए हैं हम, जितनी निंदा हम इनकी करें उतनी कम। इतने बेशरम लोग हैं। मैंने बुलाया आज, शायद कुछ साथी रास्ते में होंगे, झाड़ोदे के भाइयों को भी कहा, अरे बात नहीं हो गई थी कल, फिर उन्होंने कहा वो राकेश का सर काटने की बात कर रहा है आपका आदमी, आपके गांव से। आप उसको नहीं कर, हम ये नहीं करे लठ बजाओ, लेकिन पंचायत करे गांव और ये कहे कि ये गांव का फैसला नहीं है, ये कुछ सिरफिरों का फैसला है। आप अपने सतरे की करें, अपने बारे की करें, किसी भी तरह करें। समाज में कोई गलत करता है, उसको आप अगर बर्दाश्त करते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो व्यक्ति दोषी है। आप आए, आपको बुलाया, यही चाहती है एक दफे झगड़ा हो जाए तो आंदोलन खत्म करने का मौका मिल जाए। हमने अपने साथियों को कहा पीछे हट जाओ, हमको सरकार के षड्यंत्र में नहीं फंसना। सरकार यही चाह रही है झगड़ा हो, हमको झगड़ा नहीं करना है, इसके दूसरे तरीके हम भुगत लेंगे। और आज भी मैं फिर कह रहा हूं, समाज से अपील कर रहा हूं, और खास तौर पे दिल्ली देहात के मेरे जो गांव, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि ये घटियापन हरियाणा से नहीं हो रहा है। हम बैठे हरियाणा में, हरियाणा की सारी खाप बैठी हुई है, वहां पे तमाम खाप वहां बैठी हुई है, हर खाप का वहां लंगर चल रहा। लेकिन जिनका लेना नहीं देना नहीं, 2 पैसे का योगदान आंदोलन में नहीं, कोई बात नहीं, वो जाके वहां इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। कौन इतना, हम जानते हैं किसकी कितनी ताकत है, हम भी उसी खून से हैं, इलाज भी करना जानते हैं। लेकिन हम सरकार के षड्यंत्र को समझ के, संयम बरत के उस बात को, उसकी सरकार की मंशा को काबू नहीं होने देना, कामयाब नहीं होने देना चाह रहे। ये एक बहुत बड़ा मतलब विडंबना है इसकी। हम निरंतर बैठे हुए हैं, सरकार बार बार कही, सरकार ने कहा एक राज्य का आंदोलन है, फिर कहा 2 राज्यों का, हरियाणा पंजाब का, फिर 2.5 पे आए वेस्टर्न यूपी का,
अब सरकार मानने लगी है कि 5 राज्य हैं इस आंदोलन में, ये सरकार मान रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 5 राज्य मान लिए। हमने भी ये तय कर लिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में खड़ी करके दिखा देंगे इस सरकार को। हमने पहले हरियाणा में पंचायतें की थी, अब राजस्थान में 10 पंचायत हो चुकी हैं और कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 50,000 से कम आदमी जुटते हो। अभी हमारी 6 पंचायत राजस्थान में, दूसरी 6 पंचायतें 8 तारीख को राकेश जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, 14-15 को फिर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, 13 तारीख को कलकत्ते में बिगल बजाएंगे, वहीं इलाज करेंगे इनके अखाड़े में जाके। 13 तारीख को राकेश जी का कलकत्ते में प्रोग्राम, गुजरात में प्रोग्राम करेंगे, इसके घर में मारेंगे इसको, इसके घर में डालेंगे इसे। गुजरात में हमारे प्रोग्राम है, कर्नाटक में हमारा 20, 21, 22 में प्रोग्राम लगे हुए हैं, उड़ीसा में हमारा 19 तारीख का प्रोग्राम है। इस मोदी की जितनी गलत फहमियां हैं सब निकाल देंगे हम। ये जो धर्म की अफीम चटा के मैं एक दिन पहले भी कह के गया था, राज कोई मुद्दों पे नहीं है। मुद्दे तो इसने जो वायदे किए थे, एमएसपी दूंगा, कानूनी तौर पे एमएसपी दूंगा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप एमएसपी के लिए यहां आंदोलन चला रहे हैं। इन बेशर्मों ने तो एमएसपी नहीं दी, लेकिन आपके आंदोलन की वजह से यूरोप के 2 देशों ने अपने किसानों को एमएसपी दे दी। आंदोलन हिंदुस्तान में और एमएसपी जो है स्पेन में मिल रही है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दुनिया के किसान को रास्ता दिखा रहे हैं। आपने बहुत चीजें इस आंदोलन ने दी है समाज को, बहुत चीजों में, जैसा मैंने बताया कि एमएसपी, दुनिया में एमएसपी की बात होने लगी किसान की, आपने दुनिया के किसान को आजादी की राह दिखाई है। और दूसरा तरीका जो है, दुनिया भर में आज जो भी किसान आंदोलन कर रहा है वो ट्रैक्टर लेके कर रहा है। ये लाइन भी आपने दिखाई है कि ये ट्रैक्टर जो है ये आंदोलन का हिस्सा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में आज ट्रैक्टरों से, वहां पे जर्मन में ट्रैक्टरों से आंदोलन होने लगे हैं। ये इस आंदोलन की शिक्षा है, ये सीख है, यहाँ से सीखा लोगों ने। आपने बहुत बड़ी लड़ाई उस दुनिया को दी, आपने लीड किया, पूरी दुनिया आपकी लीडिंग रहेगी। आप यहाँ बैठे, ये निरर्थक नहीं है। इस सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, अंततः दुनिया की सरकार मानेगी आपके इस आंदोलन को। ऐसा इतिहास आपने रचा। एमएसपी की बात करते हैं, हम मांग रहे हैं एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप दुकान पे सामान लेने जाओ, उस पे कागज का टुकड़ा लगा होता, उस पे लिखी होती एमआरपी, मैक्सिमम खुदरा कीमत, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है एमआरपी। हर आदमी को अपनी मुनाफे के साथ कीमत तय करने का अधिकार, हर कंपनी, हर उत्पाद जो है वो एमआरपी पे बिकता। एमआरपी तो हम भूल गए। जब हम चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते थे तो एक लड़ाई थी कि लागत पे लाभकारी मूल्य दिया जाए। लागत पे लाभकारी की मूल्य पे की बात करनी हमने छोड़ दी, इतने निराश हम हो गए हैं। आज हम कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो हमें। उसके लिए सरकार तैयार नहीं। मेरी एक बड़े नेता से बात हो रही थी तो मैंने कहा मांग क्या रहे हैं यार, आप शर्म आनी चाहिए आपको, हम मांग क्या रहे हैं आपसे। मैं कहूंगा 4,000 रुपए दे दो, तब तो समझ में आती है कि मैं मांग रहा हूं। तुमने तय किया 1975 रुपए, हमने नहीं किया। और मैं साबित कर सकता हूं कि हमारा जो कीमत है वो 3100 रुपए बनती है C2+50 के हिसाब से। C2+50 हमारा फार्मूला नहीं है, C2+50 स्वामीनाथन का सुझाया हुआ फार्मूला है। C2+50 इस सरकार के 2014 के मैनिफेस्टो का वायदा। 2014 के मैनिफेस्टो में इस पार्टी ने यह वायदा किया था, अगर हमारी सरकार बनी तो C2+50 के हिसाब से कीमतें तय की जाएंगी।
3100 रुपए बनती है गेहूं की कीमत, उससे जो इनका वायदा था 1975 तय करके ये कहते हैं हमने बहुत दे दिया। आज हमारी हालत इतनी हो गई है, इस तरह की दयनीय हो गई है, हम कह रहे हैं जो तुमने तय किया वही दे दो। उसमें भी कहते हैं कि इससे गड़बड़ हो जाएगी, इससे गड़बड़ हो जाएगी, सरकार सारे अनाज को खरीद नहीं पाएगी। हमने कहा आप मत खरीदें, हम सरकार से नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमारे अनाज को खरीदे, हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो खरीद रही है वो खरीद जारी रहे। जितना पिछले 3 साल में खरीदा गया उसकी औसत निकाल लो, उस खरीद को कम नहीं किया जाए, वो खरीद तो सरकार के माध्यम से जारी रहे, लेकिन बाकी जो गल्ला बचता उसको बाजार जो खरीदता है वो बाजार एमएसपी से कम कीमत पे ना खरीदे। कानून बना दो। तो वो नेता मुझे कहने लगे इससे तो यार व्यापारियों पे बहुत मुकदमे हो जाएंगे। अरे मैंने कहा एक आदमी जब कोई क्राइम करता मुकदमा उसी व्यापारी पे होगा ना जो हमको कीमत नहीं देगा। आपको हमारी चिंता नहीं है, हमको कीमत नहीं मिलती। आपने एक दफे भी, मैंने कहा इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, आपने एक दफे भी ये नहीं कहा कि वास्तविकता में किसान के साथ अन्याय है। और जैसे ही मैंने कहा कि व्यापारी पे केस कर दो तो आपको एकदम दर्द हुआ कि इससे तो व्यापारियों को बड़ी आफत आ जाएगी। तो ये सरकार का चिंतन, सरकार की जो चिंता है व्यापारी पे मुकदमे ना करें आप। मैंने कहा भाई 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, या तो सरकार हमारा पूरा उत्पादन सरकार खरीदे। मैं भी समझता हूं किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। दूसरा रास्ता ये है जो बाजार में मेरा बिके और जो सरकार तय करे उसके बीच का जो अंतर है उसको सरकार दे किसान को। दूसरा रास्ता ये है। और तीसरा रास्ता जो सबसे आसान रास्ता है, आप सरकार को हम जिम्मेवारी से दूर करते हैं। आप ऐसा कर दो जो आप आज तक खरीदते रहे हो वो तो खरीदो, जो हमारा बाकी हम बाजार में बेचते हैं उसको कानूनी दर्जा दे दिया जाए। कोई भी व्यापारी उससे नीचे बोली ना लगाए, हमारे अनाज की उससे नीचे ना खरीदे। तीनों पे तैयार नहीं सरकार। इससे कम मांगेगी क्या? इससे नीचे हम जाएं कहां? कोई और इससे नीचे जगह नहीं है तैयार। बोले विचार कर रहे हैं, अभी सरकार का विचार चल रहा। ये जो मामला 1.5 महीने से हमारा रुका हुआ, हमारी तरफ से नहीं रुका। मैं भेजा था संयुक्त मोर्चे ने और मैंने जाके ये सारी बातें वहां रख दी थी और आसान से आसान रास्ता सरकार के बच निकलने का बता दिया था कि हम जाने और व्यापारी जाने, हम बाजार से भुगतेंगे। अगला आंदोलन बाजार के खिलाफ करेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। आप तय तो करो कानूनी। लेकिन सरकार बहुत चिंतित है, व्यापारी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसान का वजूद चाहे खत्म हो जाए। आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना, इसी सरकार का वायदा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। 7.5 साल हो गए सरकार, 7 साल हो जाएंगे, अभी 6.5 साल से ऊपर हो गए। 2 करोड़ नौकरियों में आपके गांव में बता दो कितने बच्चे गए नौकरी पे? 7 साल में 14 करोड़ बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। 5.5 करोड़ बच्चों का रोजगार खत्म हुआ है, नौकरी मिली किसी को नहीं है। 5.5 करोड़ का रोजगार गया। नोटबंदी में गया 3 करोड़ का रोजगार, तो नोटबंदी के बाद कोविड में गया। 5,500 नौकरियां जा चुकी है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की। ये इस सरकार की उपलब्धि। 23 संस्थान ये सरकार बेच चुकी है। इस सरकार ने आने के बाद 750 लाख अरब रुपया व्यापारियों को ऋण दिया, जिनमें से 26 व्यापारी उस पैसे को लेके विदेश भाग गए। 27 व्यापारियों में से 26 गुजराती थे और 1 कर्नाटक का था। एक ही स्टेट के लोगों को सारा पैसा दिया जा रहा। 750 लाख अरब का लोन बांटा इन्होंने। 61,000 करोड़ रुपए का पिछले साल इन्होंने बैंकों का माफ किया।
आपका नहीं किया, केवल 10 व्यापारियों का, देश के 10 व्यापारियों का 61,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने कहा कि इसका व्यापार डूब गया, इसको माफी दी जाती है। हम 50,000 का ऋण ले लें, तहसीलदार हमारे वारंट लेके कुड़की के लिए शुरू हो जाता, बैंक नीलामी के लिए घर पे आने लगता। बहुत केस आते हैं हमारे पास, राकेश जी सारा दिन भुगतते हैं। बोला फला किसान की कुड़की आई है, बैंक आया, ऑक्शन करने आया, लेकिन उनके 61,000 करोड़ रुपए का हरियाणा में कुल कर्जा नहीं है किसानों पे। अगर 50,000 करोड़ रुपए दे दिए जाए हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के किसानों की पाई पाई माफ हो सकती है। 1,60,00,000 लोग जो हैं, 2 करोड़ के करीब जनसंख्या है, वो कर्जे से मुक्त हो सकती है हरियाणा की। लेकिन 2 करोड़ की चिंता नहीं है, 10 परिवारों की चिंता इस सरकार को है। ये इसकी कार्यशैली है, कार्यनीति है। बहुत ही मतलब बुरी स्थिति में है हम लोग, हमको समझना पड़ेगा। हमको इस चुंगल से निकलने के लिए खुद भी समझना पड़ेगा। ये चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे महान नेताओं के आप अनुयायी रहे हो, उनके सानिध्य में आपने उनको सुना है, उनको देखा है, उनके रास्ते पे चलते हैं आप। मैंने सुना है बचपन से, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि छोटूराम कहते थे, बोलना सीख ले और दुश्मन पहचान ले। बोलना, कौन सा बोलना? किसी भी समस्या को मजबूती के साथ, जैसे अब आप बोल रहे हो। 3 कानून आए और आपने आवाज लगा दी कि इसको वापस कराए बगैर वो हटेंगे नहीं, इसको कहते हैं बोलना। ये चौधरी छोटूराम बता रहे थे आपको। और दूसरा मंत्र था दुश्मन पहचान ले। ये जिस तरह से इन लोगों ने आपको धर्म की अफीम चटा के जिस तरह से आपको एक तरफ धकेला, मैं उस दिन भी कह के गया था, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिनका धर्म उनके काम में होता था, जिनका भगवान उनके साथ चलता था, जिन्होंने भगवान को कहीं ढूंढा नहीं, भगवान को ढूंढने के लिए जिन्होंने किसी मंदिर की तरफ झांका नहीं, जो हर काम करने से पहले ये कहता था ले राम का नाम। सुबह से शाम तक हम हमारे परिवार के बुजुर्ग 200 दफे उस नाम को लेते थे। ये ढोंगी तो मंदिर में 1 दफे टोना टोकटा करते होंगे, हम तो सारे दिन उस राम को साथ रखते थे। उस क्षेत्र को इन्होंने, उन राम के भक्तों को इन्होंने दूसरे रास्ते पे लगा दिया। ये राम के भक्त नहीं है, ये भी आप जान लो। राम नहीं है इनका। राम तो बहुत सीधा और सरल है, उसमें कोई आंच नहीं लगती है। वो तो सीधा है, राम राम भाई, ले राम का नाम, तो बहुत सीधा सिंपल है। इन्होंने उसको कर दिया जय श्री राम, उसमें कई गुंडी लगा दी। ये राम वाले नहीं है, जय श्री राम वाले हैं, इनसे बच जाओ ना मरोगे, खत्म हो गए, ये बचेगी नहीं जमीन। मैंने एक दिन पहले भी कहा था ये जमीन आपकी नहीं है। ये जो खाती, ये जो भाई है, खतौनी है, जिसको जेब में रख के आपको मरोड़ है कि मेरे 10 किले, 5 किले, 2 किले, 20 किले हैं, आपकी नहीं है ये। आप इसके केयर टेकर हो, केयर टेकर। ये आपके पिताजी ने आपको सौंपी है कि इसको संभाल और अपने बच्चों को दे के जाइए। बेचने के लिए नहीं दे के गए थे वो, अगर बेचनी होती तो वो ही बेच जाते, आज आपका इलाज हो रहा होता, आज आप दिल्ली में कहीं टोकरी ढो रहे होते। बेचने की वस्तु नहीं है ये वस्तु संभाल के रखने की है, संभाल के आपको अपने बच्चों को देनी। और इसी को बचाने के लिए आंदोलन, क्योंकि आज तमाम पूंजीपतियों की जो नजर है वो इस जमीन के ऊपर, षड्यंत्र जो है पूरा इस जमीन पे घूम रहा है कि खेती और किसानी। जो सालाना बाजार है 14 लाख अरब रुपए का, जो सालाना खुदरा बाजार है, उस पे कब्जा किस तरह से किया जाए, किसान की जमीन को कैसे काबू किया जाए। हम मीटिंगों में जाते रहते हैं निरंतर। योजना आयोग में जो नीति बन रही है कि 2050 तक देश का उत्पादन दुगना करना,
जितने भी अधिकारी बैठते हैं, जितने भी नेता वहां बैठते हैं, वहां एक ही योजना बनती है कि छोटे किसान को खेती से निकाल दिया जाए, बड़े फार्म बने, अमेरिका और यूरोप की तर्ज पे फार्म बने। आप अगर खेती से निकल गए तो वहां कई लोग कहते हैं अपने खेतों में पानी दोगे, गलत बात, वो भी गलत कह रहे हैं। पानी देने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं। ये जो बनाए ना अडानी ने गोदाम जो बनाए, मजदूर नहीं है उसमें, ट्रैक्टर खड़ा होता, पट्टे पे जाता, हो पट्टा चलता, उसकी सफाई हो जाती है, वो गोदाम के अंदर चला जाता, एक भी लेबर नहीं है। आप किसान हैं, आपका ट्रैक्टर तोड़ा। मैं एक लड़की हमारे साथ थी, कनाडा की, एक आंदोलन में था, तो मैं कहने लगा किसान कितनी जमीन है? कि हम तो छोटे किसान हैं। मैंने कहा जमीन कितनी बेटा? कहने लगे 1500 एकड़ जमीन है। कनाडा की लड़की थी, 1500 एकड़ जमीन है, कहने छोटे किसान। तो मैंने कहा कितने आदमी काम करते हैं? कहले मैं जो हमारी खेती को लेके खेती करेगा उसको मजदूर की आवश्यकता नहीं होगी। गांव के गांव वहां खाली पड़े यूरोप में। मैंने बहुत घूम के देखा गांव में कोई बुजुर्ग एक आध मिल जाता। मैंने कहा बच्चे कहाँ गए? कहना सब शहर में, एक आध घर में, पूंजी तो है नहीं। शहर में जाएंगे तो किसी नाले पे झुग्गी डालेंगे, फिर मरता क्या ना करता। अगली पीढ़ी का नक्शा है ये, आपकी गुजर जाएगी, उस नक्शे को देख लो जो अगली पीढ़ी को भुगतना। वो कहीं झुग्गी डाल के और किसी कोठी में ड्राइवरी करेगा, या कहीं प्रेस करेगा, या कहीं रेडी ठेले लगाएगा, ये बनाएंगे, ये आपको प्लान होगा। ये गांव बचेंगे नहीं, प्लान होगा गांव। अहंकारी व्यक्ति का मुकाबला कर सकते हैं, उस किसान से कोई मजबूत हो ही नहीं सकता। आप सबसे मजबूत हैं, आपने इस लड़ाई को बड़े धैर्य से, और मैं खास तौर पे बधाई दूंगा इस ढांचे के इस धरने को। निरंतर 3 महीने से टीकरी सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की चर्चा होती है। वहां जाके लड़ते हैं लोग, जिनके पीछे कहीं जिनका लेना देना नहीं है, 10 आदमी भी नहीं है। मैंने देखे हरियाणा के लोग वहां लड़ते सिंगू बॉर्डर पे, कहला हम हरियाणा के हैं, 2 आदमी नहीं है उनके पीछे, वो लड़ते हैं। इस बॉर्डर से कोई आदमी जाके ये नहीं कहता कि मुझे भी बैठा लो, मैं ढांसे से आया हूं। आप धैर्य से यहीं अंगद की तरह से पैर जमा के बैठे हुए, किसी नाम के लिए या चौधर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप किसान के वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसी को देखना हो हरियाणा वालों का नाटक तो मैं बुला लूंगा, वहां दिखाऊंगा कि कितना भोंडा प्रदर्शन करते हैं। कहीं उनका कोई धरना नहीं है, उनके पीछे 4 आदमी नहीं है, 40-50 आते हैं और बोला हरियाणा में क्या समझ रहे हो? मैंने कई दफे कहा, अरे मैंने कहा निर्लज, तुझे जाके देखना सीखना है तो ढांसा बॉर्डर चले जा, तुझे पता चल जाएगा। एक आदमी भी नहीं आता है यहाँ पे, और वो बैठे हैं निरंतर, ना किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना चौधर मांग रहे हैं, सपोर्ट में कंधा लगाए खड़े हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। और ये जो जिस तरह से चल रहा, ये हमारे वीरेंद्र भाई हैं, सारी रिपोर्ट देते रहते हैं। जिस तरह से चल रहा, ये वीरेंद्र भाई हमारे निरंतर, प्रीतम सिंह है हमारे साथी हैं पुराने, विनोद गुड़िया जी हैं जिनकी अध्यक्षता में चल रहा है ये सारा। और जो ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, इसके लिए ये किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आपका आभारी है और आभारी रहेगा। इसको इसी मजबूती से चलाते रहो। आपने मुझे धैर्य से सुना, धन्यवाद। जय किसान।